हाँ बच्चों, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्ते बेटे, नमस्ते नमस्ते। यस यस यस। हम्म। इसमें जो मुझे लग रहा है सॉफ्टवेयर की दिक्कत है यार। जब जिस सॉफ्टवेयर में क्लास चलती है, अब देखो मैं शॉर्ट बनाता हूँ, है ना। शॉर्ट तो वैसे मोबाइल से बनता है, मगर मैं कोई वीडियो डालता हूँ, यूट्यूब पे क्लास लेता हूँ, उसमें किसी तरह का कोई भी वो नहीं रहता है। आवाज में प्रॉब्लम, क्लास लेने में ही बस आवाज में प्रॉब्लम रहता है। क्रिस कह रहा जैसे ही पढ़ाओगे सर ने वैसे ही खराब हो जाएगा माइक। हाँ, मगर मेरे साथ ही क्यों होता है? बात तो सही है। अभी मैं सेट करूंगा, मतलब कुछ सेटिंग होती होगी ऐप की, वो मेरे डेस्कटॉप के साथ शायद सिंक नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम हुआ था। तो करते हैं, नहीं तो फिर चेंज कर देंगे, है ना। आजकल मैं चेंज कर दूंगा। नहीं तो चेंज कर दूंगा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब देखो यार बच्चों, आपको करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे, संडे को टेस्ट बता देते हैं। संडे को एल्केन का टेस्ट है ना। संडे को किस चीज का टेस्ट है? एल्केन का। हाँ, कंप्लीट एल्केन, कंप्लीट एल्केन का टेस्ट है संडे को पूरा, ठीक है। संडे टेस्ट, संडे टेस्ट जो है कंप्लीट एल्केन का है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट। सभी बच्चों को एक बात बता देता हूं, देखो दिसंबर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आपने अभी तक जो भी पढ़ाई की है सही की है, जो भी स्पीड थी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक स्लो स्पीड में ही पढ़ाई होती है, आराम से ही पढ़ाई होती है। दिसंबर से आपको अपने गियर चेंज करने की जरूरत है। अब आपको क्या है, पढ़ाई करने के साथ साथ तीन चार चीजों पे और फोकस रखना पड़ेगा। पढ़ाई करने मतलब सिलेबस खत्म करने के साथ साथ रिवीजन पे फोकस रखना पड़ेगा, कि यार हम पैरेलल में जो पुराना सिलेबस है उसको रिवाइज करते चले। फिर टेस्ट देते चले। टेस्ट देने से हमें क्या पता चलता है? हमारे वीक स्ट्रॉन्ग सब टॉपिक पता चलते हैं, और जो वीक सब टॉपिक हैं उनको हमें स्ट्रॉन्ग करना है। तो कई चीजें ऐसी हैं, मैंने कल एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पे, है ना। उसको आप एक बार चाहे देख लेना, कि दिसंबर से क्या है कि आपको अपने सारे वीक सब टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ऐसे सब टॉपिक फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जूलॉजी के, बॉटनी के, जो क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, उनको आपको क्या करना पड़ेगा? उनकी इफिशियंसी 100% रखनी पड़ेगी। और जो वेटेज वाइज सब टॉपिक है, अच्छे वेटेज के हैं मगर आपके वीक है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो जूलॉजी हो, चाहे वो बॉटनी हो, उनको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कई बार रिवाइज कर करके। तो आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, 7-8 मिनट का वीडियो होगा या 9 मिनट का वीडियो होगा, उसको देख लीजिएगा। मैंने उसमें 4 लिस्ट बनवाई है। और अब दिसंबर से आपको वो भी करना होगा, सिलेबस खत्म करने के साथ साथ उन पर भी फोकस रखना होगा, क्योंकि मार्क्स को इंप्रूव करना है ना आपको। अभी सबके 650 थोड़ी आ रहे होंगे, सबके 650 थोड़ी आ रहे होंगे, है ना। रिफ्रेश कर लो, चलो कर लेते हैं रिफ्रेश। इसमें तो रिफ्रेश का बटन ही नहीं है भाई। एक बच्चे कह रहे सर रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश का बटन किधर है? मोर में जाता हूँ, मोर में रिफ्रेश का बटन नहीं है। इसमें तो नहीं है रिफ्रेश का बटन। चलिए, तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दिसंबर आ गया है, तो अब मैं थोड़ा सा स्पीड, मतलब सिलेबस में नहीं स्पीड बढ़ाऊंगा, और बहुत सारी चीजें आपके साथ करूंगा। आपको छोटी छोटी चीजें प्रोवाइड करूंगा, कई चीजों में आपको बताऊंगा कैसे करना है। ये धीरे धीरे करके मैं, मतलब दिसंबर से लेके अब अगले 5 महीने तक आपके साथ लग कर नीट 2026 के लिए जो भी स्कोर करना है उस पर हम लोग ताकत लगाएंगे, कि हाँ 650 से ऊपर का स्कोर कैसे करना है। तो अब आप लोग अपने गियर चेंज कर लो, क्योंकि मैंने गियर चेंज कर लिए।
आप देखो कल से मैं पूरी तरह से एक्टिव हो गया हूं। आप देखो कल से मैं यूट्यूब पर भी एक्टिव हूँ, क्लास में तो एक्टिव पहले से ही हूँ, क्लास तो पढ़ा ही रहे हैं, मगर और अब छोटी छोटी चीजें आप करके लाऊंगा, ठीक है, और ज्यादा। और आपको बार बार मैं कुछ ना कुछ बताता रहूंगा हर दूसरे तीसरे दिन, जैसे आपको पता रहे कि पढ़ाई करने के साथ साथ ये भी करना है, आपको ये भी करना है। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी भी कराई जाएंगे यार पवन, क्यों परेशान हो, सब बताया जाएगा। तो चलो, अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले वही काम करेंगे कि जो लास्ट क्लास से बूस्टर सीट के क्वेश्चन दिए हैं उनको करते हैं। लास्ट क्लास के कौन से बूस्टर सीट के क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है बच्चों। लास्ट क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट के क्वेश्चन है उनको करते हैं। चलो देखिए बच्चों, इसको करते हैं कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट नंबर 40, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन को इसको करो। देखो, एसिडिक KMnO4 क्या करता है, एसिडिक KMnO4 क्या करता है, पहले इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और फिर एसिड में कन्वर्ट करता है। पहले क्या करेगा, दो बॉन्ड ब्रेक करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा और दोनों एक जैसे हैं, सिमेट्रिकल है, और फिर एसिड में कन्वर्ट करेगा। फिर किस में कन्वर्ट करेगा, एसिड में। एसिडिक KMnO4 क्या करता है, पहले एल्डिहाइड में ले जाएगा फिर एसिड में ले जाएगा, है ना, क्योंकि CH है, CH को किस में कन्वर्ट करता है, COOH में। एसिडिक KMnO4 CH को COOH में कन्वर्ट करता है। एल्कली KMnO4 क्या करता है, डाइऑल बनाता है। कैसा डाइऑल, सिस डाइऑल। 1% एल्कली KMnO4 मतलब बायर रेजन, ये क्या बनाता है, सिस डाइऑल बनाता है, ऐसा। तो अब बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्या होगा, सिस डाइऑल, और बी क्या होगा, एसिटिक एसिड। तो आंसर इज सी। अब इस क्वेश्चन को देखो, ओजोनोलिसिस है और ओजोनोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ Zn है, तो इसमें भी क्या होगा, दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, ऑक्सीजन लगेगा। ओजोनोलिसिस में कितने बॉन्ड ब्रेक होते हैं, दो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो ये एल्डिहाइड बन गया। अब H2O2 इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये बन जाएगा एसिड। ये क्या बन जाएगा, एसिड। क्यों, क्योंकि Zn नहीं लिया है, और Zn लिया है तो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा नहीं, तो ये क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड। ये भी एसिटल्डिहाइड, ये भी एसिटल्डिहाइड। अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो ए बनेगा एस्टिक एसिड, बी बनेगा एसिटल्डिहाइड। ये देखो, ए क्या बनेगा, एस्टिक एसिड। क्यों, क्योंकि आपने Zn नहीं लिया है, तो यहां पे क्या आएगा साथ में H2O2, और H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा। ध्यान है ना, ये सारी बातें कल पढ़ाई हैं, ये सारी बातें कल पढ़ाई हैं। नेक्स्ट, अब ये देखो, अब ओजोनोलिसिस करोगे तो देखो यार, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक ऑक्सीजन मिला, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक ऑक्सीजन मिला, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक ऑक्सीजन मिला। अब ए क्या होगा, तो अच्छे से देखो, आप इसको देखो, मैं एक एक बना देता हूं। ये देखो, मैंने ये वाला सिंगल बॉन्ड बनाया, ठीक है। अब ये किस में गया, CHO में, ये आया CHO, ये वाला कार्बन बनाया है मैंने। अब ये वाला कार्बन बनाओ, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड, क्यों, दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, है ना, डबल बॉन्ड CO, और एक फ्री वैलेंसी पे क्या है, CH3 है, ये बनेगा। बात समझ पाए, कि मैं फिर से बना के दिखाऊं, देखो ये ऐसे लिखा है, देखिए पहले मैं आपको बेंजीन दिखा देता हूं, ये ऐसे बना हुआ है। अब इस पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, अब यहां पर क्या है, H, भाई चार बैलेंसी तो करोगे ही करोगे, और ये CH3,
ये H, ये CH3, ये CH3 और ये H, ये कंपाउंड है। अब आपने इसकी ओजोनोलिसिस की, तो ओजोनोलिसिस में 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ऐसे ऑक्सीजन मिलते हैं। 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ऐसे ऑक्सीजन मिलते हैं। 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ऐसे ऑक्सीजन मिलते हैं। अब जरा आप चेक करके देखो ये क्या बचा। ये देखिए हर एक मॉलिक्यूल को क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। देख लो क्या है, देखो कार्बन, ये देखो सिंगल बॉन्ड है कार्बन। अब इसके पास क्या है, CHO, ये O मिल तो CHO। इसके पास क्या है, COCH3, ये देखो। और यही सबके पास है, चेक करो हर एक के पास यही बनेगा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना। ये देखो CHO COCH3, ये देखो CHO COCH3, 3 मॉलिक्यूल ऐसे बनेंगे CHO COCH3। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, अब ये बना। अब यहां पे Zn है नहीं, तो Zn नहीं है तो फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। Zn नहीं है तो फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये तो कीटोन है, कीटोन का होता नहीं है। एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में। Zn नहीं है तो फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में। भाई Zn नहीं है ना, तो Zn नहीं है तो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड में हो जाएगा। अब यहां पे तो एल्डिहाइड है ही नहीं, कीटोन का ऑक्सीडेशन होता नहीं है। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, ए क्या है। अब यहां गौर से देखना, Zn लगा है, तो देखो ए क्या है। तो आप देखो टोटल कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन इसके पास है, 2 मॉलिक्यूल बनना है, और 2 कार्बन इसके पास है, टोटल 4 कार्बन है इसके पास। तो ये पॉसिबिलिटी है इसके पास 4 कार्बन है, ये पॉसिबिलिटी है इसके पास 4 कार्बन है, इसके पास 5 कार्बन है, ये नहीं हो सकता। अब मैंने क्या बताया था, ऑप्शन की ओजोनोलिसिस कर दो, तो ऑप्शन की ओजोनोलिसिस कर दो, 2 डबल बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो CHO CHO, तो 2 मॉलिक्यूल बन गए फॉर्मल्डिहाइड के। और ये देखो CHO सिंगल बॉन्ड CHO, एक मॉलिक्यूल बन गया ये, तो ये आंसर ए है। इसमें क्या था, ये आया, ये आया, फिर ये आया, ये आया। तो देखो CH3 CHO और CO2 निकला और HCHO, तो यहां पर बनना है CH3 CHO CO2 और HCHO। तो यहां पर CO2 नहीं है, और दूसरी बात यहां पर एसिटल्डिहाइड भी नहीं है। तो आंसर क्या है, ए। आंसर क्या है, ए। गुड। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। वाटर का एडिशन है, तो देखो वाटर का एडिशन एसिड की प्रेजेंस में करोगे तो कार्बोकटायन बनेगा। अब कार्बोकटायन बनेगा तो कैसे प्लस माइनस करोगे, प्लस माइनस। क्यों, यहां पर जब प्लस आएगा तो वो टर्सरी हो जाएगा, क्यों, कार्बोकटायन रीअरेंज करता है। तो भाई माइनस गया प्लस के पास, और जो ये प्लस आया वो यहां पे आ गया रीअरेंज होके, और फिर यहां पे लग गया OH। तो पहले वाले का आंसर ये बनेगा, ए। ए का आंसर ये बनेगा, तो ए ये ठीक है। अब यहां HBO में रीअरेंजमेंट नहीं होता, कार्बोकटायन नहीं बनता ना, इसमें बनता है। ये क्या है, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब ये माइनस ये प्लस, और ये प्लस ये माइनस, तो माइनस इसको मिलेगा, सॉरी माइनस इसको मिलेगा, प्लस इसको मिलेगा, और जहां पर बी लगेगा वहीं पे OH लगेगा। भाई प्लस माइनस हो, अब ये प्लस है तो प्लस को माइनस मिला तो हाइड्रोजन यहां आ गया, माइनस को प्लस मिला तो बी यहां आ गया, और जहां पे बी आएगा वहीं पे OH आएगा। ये आंसर होगा बी का, तो बी भी सही है। अब जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में होता है उसका अपोजिट यहां होता है, जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में होता है उसका अपोजिट यहां होता है, तो इसका अपोजिट लगा दो, ये आए, सी भी सही है। तो इसका मतलब ऑल करेक्ट। ये क्या है, OMDM, ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। अच्छा बस हो गए। देखो ये मैंने आपका पूरा करा दिया 40 नंबर, है ना। अब आज की पढ़ाई पे चलते हैं।
आज की क्लास करते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, ये जितना भी कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट है, ये पेपर में जाने से पहले आप लोग एक दो बार और रिवाइज कर लेना। कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट को पेपर में जाने से पहले एक दो बार और रिवाइज कर लेना, है ना। अब देखिए बच्चों, एल्काइन आज से स्टार्ट है लेक्चर नंबर 1। एल्कीन की फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल प्रॉपर्टी और एल्काइन की फिजिकल प्रॉपर्टी एक साथ करा दूंगा, ठीक है। एल्कीन एल्काइन की फिजिकल प्रॉपर्टी एक साथ करा दूंगा, आप परेशान ना हो। अब देखो यार, एल्काइन आपका जो है वो बहुत इजी है। इजी का मतलब सब कुछ पढ़ चुके हो, बस मुझे रिवाइज कराना है, और ज्यादा कुछ नहीं करना है, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। कुछ अलग मेथड है वो मुझे बता देने। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो है एल्काइन बनाने का, वो एल्काइल हैलाइड से है। एल्काइल हैलाइड टू एल्काइन। अब एल्काइल हैलाइड से एल्काइन बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड क्या है? आपको देखो E2 मैकेनिज्म पढ़ाई थी, ध्यान है सबको? आप लोगों को E2 मैकेनिज्म पढ़ाई थी, वही चीज यहां पर करनी है। तो उससे पहले एक चीज पढ़ा देता हूं, जरा गौर से सुनो। एक होता है विस्नल डाई हैलाइड, विस्नल डाई हैलाइड, ये क्या होता है? तो विस्नल डाई हैलाइड क्या होता है? जब अर्जसेंट कार्बन पे दो हैलोजन लगे हो, ऐसी ये कंडीशन विस्नल डाई हैलाइड है। ये कंडीशन क्या होती है? विस्नल डाई हैलाइड होती है। मतलब अर्जसेंट कार्बन पर हैलोजन, दो हैलोजन। अर्जसेंट कार्बन पर दो हैलोजन लगे हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं विस्नल। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? विस्नल। इसी तरह से एक कंडीशन और होती है जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड में क्या होता है? यदि दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे लगे हों तो ये जेम डाई हैलाइड है। टू हैलोजन एटम अटैच सेम कार्बन। यदि दो हैलोजन एक ही कार्बन पे लगे हैं तो उसको जेम कंडीशन बोलते हैं। तो क्या इतनी बात समझ में आई? ओके, तो क्या इतनी बात सबको समझ में आई? विस्नल कंडीशन क्या है और जेम कंडीशन क्या है, क्या ये बात समझ पा रहे हो? विस्नल कंडीशन में क्या होगा? दोनों हैलोजन अर्जसेंट कार्बन पे होंगे, और जेम कंडीशन में क्या होगा? दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे होंगे। हैलोजन सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये देखो, ये क्या है? ये हमारी जेम है कि विस्नल कंडीशन है? ये देखो, ये कंडीशन विस्नल है। क्यों? अर्जसेंट कार्बन पर दो हैलोजन है। और ये क्या है? ये देखो, ये हमारी जेम कंडीशन है। ये देखो, तो जेम डाइहैलाइड क्या होता है? यदि दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे लगे हैं, दो हैलोजन के लिए है, ध्यान रखना, दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे लगे हैं तो आप क्या बोलोगे? जेम डाइहैलाइड। दोनों हैलोजन अर्जसेंट कार्बन पे लगे हैं, दो हैलोजन, तो विस्नल डाइहैलाइड। तो इसको क्या बोलते हैं? विस्नल डाइहैलाइड, है ना। अब देखो, इनमें से कोई भी हो, अब गौर सुनना, आप डरना नहीं, इनमें से कोई भी हो और उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं E2। ये देखो, मैं E2 रिएक्शन कराने जा रहा हूं। ये देखिए, ये मैंने क्या लिया? डाई हैलाइड ले लिया, एल्काइल हैलाइड ले लिया। अब इसकी रिएक्शन मैंने करा दी एल्कोहलिक KOH के साथ, मतलब E2 मैकेनिज्म। तो देखिए, ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा। भाई ये अल्फा है, जिससे Br लगा है वो अल्फा है।
ये बीटा ये बीटा। मगर कोई बच्चा ऐसा भी कह सकता है, कोई बच्चा ऐसा भी कह सकता है कि सर ये देखो बी आर लगा है तो ये अल्फा ये बीटा है कि नहीं। कोई बच्चा ये भी तो कह सकता है, देखो भाई ये बी आर लगा है तो ये अल्फा ये बीटा, अब ये बी आर लगा है तो ये अल्फा ये बीटा ये अल्फा ये बीटा, दो सिचुएशन है ना। तो आपको एच और बी आर निकालना है, तो आपको पता है कि हम बी आर निकालेंगे और बीटा से हाइड्रोजन निकालेंगे। कोई कार्बोकैटायन तो बनता नहीं है A2 में, कोई कार्बोकैटायन तो बनता नहीं है A2 में। तो आपने बी आर निकाला और एच निकाला। अब कौन सा एच निकालोगे कौन सा बी आर निकालोगे, क्यों? अल्फा बीटा ये है, अल्फा बीटा ये है। तो मान लो आपने ये कर दिया तो ऐसा आएगा, ऐसे आ गया। और मान लो आपने ये वाला निकाल दिया, भाई यहां डबल बॉन्ड बनाया तो ये आ गया, यहां डबल बॉन्ड बनाया तो ये आ गया, ये देखो ऐसे आ गया है। और ये वाले से आपने निकाल दिया तो ऐसे आ गया, इसका अल्फा बीटा कर दिया तो ऐसे आ गया। ये देखिए ये आ गया। अब इसमें से कौन सा कंपाउंड बनाया जाए, तीन पॉसिबिलिटी है। अब तीन में से बनाऊं किसको, तीन में से बनाऊं किसको? तो जरा गौर से देखिएगा, इस बात को सारे बच्चे समझेंगे कि बनाना किसको है, आपको किसको बनाना है। मान लो मैं यही प्रोडक्ट पूछ दूं कि बताओ इनमें से कौन बनेगा, तो किसको बनाओगे, है ना। तो अब गौर से सुनिएगा कौन सा बनाओगे। देखो बी आर उसका लोगे जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, और हाइड्रोजन उसका लोगे जो बी आर से अटैच है। क्यों? बी आर से अटैच होने की वजह से ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है ड्यू टू आई इफेक्ट। ये आई इफेक्ट भी तो लगाएगा। मान लो इसको लीव करा रहे हो तो इसका आई इफेक्ट लगेगा, आई इफेक्ट लगेगा तो हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना बी आर किसका लेना है, मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन का, कार्बन का। और H किसका लेना है, H किसका लेना है, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन विच है, जिसके पास क्या है, बी आर है, विच है बी आर, जिसके पास बी आर है। भाई ऐसा ना हो कि तुम इसका निकाल दो लेस सब्स्टिट्यूटेड देख के। देखो मोर सब्स्टिट्यूटेड वाले का बी आर और लेस सब्स्टिट्यूटेड वाले का एच, इन्हीं दोनों के बीच में बनेगा। जहां पर बी आर लगा है उन्हीं के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। ना तो आप ये बनाओगे ना आप ये बनाओगे, आप ये बनाओगे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सिंपल सी बात है, विस्नल डाइहैलाइड से 1 मोल एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन कराई, अब बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, ये प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट होगा या ये। तो देखो मोर सब्स्टिट्यूटेड से बी आर निकालना है और लेस सब्स्टिट्यूटेड से एच निकालना है। और वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कौन सा होगा, जिसके पास बी आर हो। तो ये आ गया, तो क्या आ गया ये। तो क्या सारे बच्चे इतनी बात ध्यान रखेंगे अब आगे, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, और एसिडिक हाइड्रोजन ये वाला ज्यादा होता है, ये वाला कम होता है। क्यों? इसके पास कोई माइनस आई इफेक्ट नहीं है और इसके पास माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है। बी आर क्या करेगा, माइनस आई का काम करेगा, माइनस आई का काम करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, है ना, क्योंकि यहां पे माइनस आएगा और माइनस आई क्या सप्लाई करता है, प्लस। तो यहां पर जब माइनस आएगा तो वो प्लस सप्लाई करेगा तो माइनस को कम कर देगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। तो पहली बात ये आ गई, बी आर मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन का निकालोगे और हाइड्रोजन लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से निकालोगे जिसके पास बी आर होगा, जिसके पास बी आर होगा। ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, ठीक है। अच्छा अब यहां की प्रॉब्लम समझो। अब यार इसके पास देखो लोन पेयर है बच्चों,
लोन पेयर है तो लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस है, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस है। तो अब यदि HBr निकालना है तो आपको और स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब आपके पास यहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। देखो लोन पेयर सिंगल डबल, तो यार ये कंपाउंड ऐसा हो जाएगा ना, ये देखो इसके पास डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा ऐसे रेजोनेंस के थ्रू। तो अब यदि ये बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हो ये वाला, तो आपको और पावर लगानी पड़ेगी। क्यों? अभी सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? और पावर लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये पार्सली डबल हो गया है। एक कंपाउंड बनने के बाद हमको एल्काइन बनाना है, तो एक कंपाउंड बनने के बाद ये पार्सली डबल हो गया है। तो अब देखो करते क्या है, गौर से देखना, आगे बढ़ता हूं। देखिए अब पहला स्टेप तो आप सीख गए, पहला स्टेप सीख गए। अब बताओ भाई कहां से बनाओगे डबल बॉन्ड? विशनल डाई एलाइड है, एल्कोहलिक KOH डाला और E2 लिया। तो हम एल्कोहलिक KOH क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर पे डालते हैं। क्यों? हमें ज्यादा पावर देनी है, हमें क्या करना है? ज्यादा पावर देनी है। क्यों? क्योंकि पार्सली डबल बॉन्ड आएगा। तो अभी क्या करोगे? इसका Br लोगे, इसका H लोगे। इसका Br लिया, मोर सब्स्टिट्यूटेड का Br और लेस सब्स्टिट्यूटेड का H, ये बन गया, ये बन गया। ये देखो अब हमको यदि यहां से दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है कि इसी की पावर बढ़ा दो, तो इसकी पावर बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। ये देखो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करा रहा है, जबकि वहां पर मैंने टेम्परेचर की कोई बात नहीं की थी। तो ये क्या करेगा? HBr निकाल देगा और ट्रिपल बॉन्ड बना देगा ऐसे। अब Br इसका, H इसका। या फिर एक काम करो, इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, NaNH2। ये इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, आप चेक कर लो। O पे निगेटिव, NH2 पे निगेटिव, C पे निगेटिव। ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? ये है। क्यों? इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करता है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी है, फिर इसकी है और फिर इसकी है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम, फिर ये है, फिर ये। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है। तो अभी मैंने ये डाला था, तो अब या तो मैं ये डालूं या फिर मैं ये डालूं। तो दो रास्ते हैं, या तो एल्कोहलिक KOH की पावर को बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा के हम उसकी पावर बढ़ा देते हैं, या फिर आप उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस डालो सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में आप उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप डालो। ये देखो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड में क्या किया आपने? उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया। तो जब उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस डाल दोगे तो ये ऐसा आ जाएगा। ये देखो अब यहां टेम्परेचर बढ़ाने की कोई खास जरूरत नहीं है, NaNH2 आ गया, ये आ गया। एक बच्चा कह रहा सर डबल बॉन्ड क्यों आ गया? भाई तुम बहुत मारे जाओगे, E2 रिएक्शन भूल गए भाई। ये H निकलेगा, ये Br निकलेगा, इसका H निकलेगा, तो यहां डबल बॉन्ड नहीं आएगा। अरे भाई तुम डरवा देते हो यार हमें। ये देखो बेस यहां पे अटैक करेगा, तो ये डबल बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे। भूल गए? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अरे यार पूरी एक क्लास हुई है इस पे, पूरी एक क्लास हुई है। अब यहां पर जरा गौर से समझना, यहां पर बहुत गलतियां होती हैं। जेई में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, गौर सुनिए। यहां पर ये फर्दर रिएक्शन कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, और बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। आपको मैंने पढ़ाया है ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन, सल्फर से अटैच हाइड्रोजन, हैलोजन से अटैच हाइड्रोजन, ये सब एसिडिक और एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस से तुरंत रिएक्शन कर जाते हैं।
तो ये जब डालोगे ना तो ये नहीं बनेगा, ये फर्दर रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा। ये देखो ऐसे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। अब एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और यहां पर एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो पाती क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो यहां पर नहीं हो पाती है, यहां पर हो जाती है एसिड बेस रिएक्शन, यहां पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। तो ये बनता है, इसको फिर हम बाहर निकाल के इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसको बाहर निकाल के हम क्या करते हैं, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब जाके कहीं पर एल्काइन बनता है। नहीं तो ध्यान रखना ये सॉल्ट ऑफ एल्काइन बनता है, इसको कहते हैं सोडियम एसिटिलाइड। आईआईटी में ये क्वेश्चन आ चुका है, कैसे आया है अभी मैं बताऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। पहले तो आप ये बात जरा गौर से समझ लेना, ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है, बहुत स्ट्रांग बेस से रिएक्शन कर जाता है और इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ढकेलता है। रिएक्शन इसमें भी होती है मगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड होती है, इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है, इसकी पावर ज्यादा है। तो जब NaNH2 लोगे तो कभी भी एल्काइन बनेगा ही नहीं, टर्मिनल पे है तो, क्यों, एसिडिक हाइड्रोजन है तो रिएक्शन करेगा, अब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा तो नहीं करेगा, तो टर्मिनल एल्काइन कभी नहीं बनेगा, वो हमेशा बनाएगा एसिटिलाइड, मतलब उसका सॉल्ट। उसके सॉल्ट को बाहर निकाल लिया जाता है, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करके एल्काइन बनाया जाता है। और यदि टर्मिनल नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है, यदि टर्मिनल नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, जैसे ये है, अब आपको कोई टेंशन नहीं है क्योंकि टर्मिनल है ही नहीं। आपने क्या किया, ये तो सिमेट्री है, चाहे जिससे जो निकाल दो एक जैसे हैं, Br इसका निकाला, H इसका निकाला, अगल बगल बस निकालते चले जाना है। ये देखो NaNH2 डाल दिया, Br इसका हो गया, H इसका हो गया। अब रिएक्शन नहीं होगी, क्यों, एसिडिक हाइड्रोजन कहां है जो आगे फर्दर रिएक्शन हो, वो तो टर्मिनल होगा तब एसिडिक हाइड्रोजन आएगा और तब रिएक्शन होगी। तो करना कुछ नहीं है, बस इन्हीं के बीच में HBr निकाल देना है, Br इसका, H इसका, Br इसका, H इसका, देखो रिजल्टेंट वही है, Br इसका, H इसका, Br इसका, H इसका, देखो रिजल्टेंट वही है। मगर इस जगह पे वो क्वेश्चन कैसे बनाता है, नीट में अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है मगर ये पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में है। देखो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, गौर से देखिए, मैं आपको अब क्वेश्चन बना के देता हूं, देखिए। और आईआईटी में ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है और नीट में आने के पूरे चांसेस हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी में है, मैं बार बार लिख रहा हूं, ये एनसीईआरटी में है। एक्स मोल एल्कोहलिक KOH, ठीक है, और हाई टेम्परेचर पे बना एसिटिलाइड। ये मैंने शुरुआत से ही NaNO2 लिया है, आप शुरुआत से भी तो स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हो, और ये वाई मोल है, वाई मोल NaNO2। अब बताओ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ए एक्स 2 मोल, वाई 2 मोल, बी एक्स 2 मोल, वाई 3 मोल। बताइए क्या सही है, क्या सही है। सर आपने प्रोडक्ट में हाइड्रोजन एक ज्यादा लिख दिया है, ओके देखता हूं कहां लिख दिया है,
प्रोडक्ट में, इस वाले में तो नहीं है। पीछे वाले में लिख दिया होगा, देखता हूं जाके कहाँ है। पीछे वाले में लिख दिया होगा। कहाँ एक हाइड्रोजन ज्यादा लिख दिया बेटा? इसमें कह रहे हो है ना, इसमें कह रहे होगे, इसमें एक हाइड्रोजन ज्यादा है। हाँ आंसर बताओ सब लोग। पीछे वाले में सही कर दिया, सही कर दिया। तो आंसर क्या आएगा ये? क्यों? क्योंकि ये पहले एसिटिलाइड बनाएगा, फिर हाइड्रोलिसिस करके ये आएगा। इसके 3 मोल खर्च होंगे, इसके 3 मोल, 2 मोल तो ये, 1 मोल क्या गया HBr, 1 मोल ये खर्च हुआ, 1 मोल ये खर्च हुआ BrH, और 1 मोल एसिड बेस रिएक्शन में खर्च हुआ, 1 मोल एसिड बेस रिएक्शन में खर्च हुआ, 3 मोल खर्च हुए, और यहां पर सिर्फ 2 मोल खर्च होंगे। क्यों? एसिड बेस रिएक्शन हो ही कहां रही है, एसिड बेस रिएक्शन हो ही कहां रही है। और प्रोडक्ट पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, बस जहां पे विशनल कार्बन पे ही ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है। ये देखो, इन्हीं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है। प्रोडक्ट पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, इन्हीं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा देना। तो वो फंसा कहां सकता है? या तो बेस पे फंसा सकता है, या पहले वाले प्रोडक्ट पे फंसा सकता है। फर्स्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट कितने आ सकते हैं? 3, 1 2 3। तो फर्स्ट प्रोडक्ट पे फंसाए तो इससे क्वेश्चन निकाल लोगे, इस कॉन्सेप्ट से। और बेस पे फंसाएगा तो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बता ही दिया कैसे करना है, बाकी अब कुछ नहीं करना है। यदि वो टफ क्वेश्चन नहीं देगा तो कुछ नहीं करना है भाई, टफ क्वेश्चन नहीं देगा तो बच्चों कुछ नहीं करना है। तो वो सिंपल है, तो क्या है? सिंपल है। ये विशनल है, ठीक है। आपने क्या डाला? एल्कोहलिक KOH, हाई टेम्परेचर। बस जहां पे Br लगे वहीं पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, ये लो, जहां पे Br लगे वहीं पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, कोई बवाल ही नहीं है। आप सिर्फ प्रोडक्ट पूछ रहे हो तो कोई बवाल नहीं है, सिर्फ कोई प्रोडक्ट पूछ रहा है तो कोई बवाल नहीं है। जहां पे विशनल पे Br लगे उसी जगह के ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। Br इसका, H इसका, Br इसका, H इसका, बस ये बात खत्म हो गई, खेल खत्म, खेल खत्म। टफ कब होगा? जब वो ये पूछेगा, मोल की बात करेगा, तब टफ आएगा क्वेश्चन, तब टफ आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब आप जिद कर रहे हो तो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। देखना अब मैं आपको परेशान करूंगा। इसका आंसर बताओ। X मोल एल्कोहलिक KOH, हाई टेम्परेचर, Y मोल NaNH2, प्रोडक्ट सेम है। अब आपको क्या बताना है? फाइंड आउट वैल्यू ऑफ X एंड Y। ए ऑप्शन, X इक्वल टू 2 मोल, Y इक्वल टू 2 मोल। बी ऑप्शन, X इक्वल टू 2 मोल, Y इक्वल टू 3 मोल। बताओ, अब आंसर दो। अब देखो, टर्मिनल पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा है तो दोनों के 2 2 मोल लगेंगे। क्यों? एसिड बेस रिएक्शन होने के लिए एसिडिक हाइड्रोजन होना तो चाहिए, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन ही कहां है? अब टर्मिनल पे नहीं है तो 2 2 मोल लगेंगे, अब टर्मिनल पे नहीं है तो 2 2 मोल लगेंगे। बात समझ रहे हो? क्यों? अब टर्मिनल कहां है भाई? ये Br गया, ये H चला गया, ये Br गया, ये H चला गया, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हाइड्रोजन कहां है? ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हाइड्रोजन है ही नहीं। ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक है ना, वो एसिड बेस रिएक्शन करेगा। अब तो एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, अब तो एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं। क्लियर? क्लियर। अब देखो कुछ और,
मेथड नंबर 2, अब मेथड नंबर 2 क्या है? कार्बाइड, कार्बाइड से एल्काइल। अब ये कार्बाइड क्या होते हैं जरा देखो, सिर्फ कार्बाइड किसको कहते हैं? कोई बता सकता है कार्बाइड किसको कहते हैं? ओनली कार्बन मेटल कंपाउंड, जिसमें सिर्फ कार्बन हो और मेटल हो, हाइड्रोजन नहीं होंगे, ध्यान रखना, हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन और मेटल। कार्बन, हाइड्रोजन और मेटल है तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। कार्बन, हाइड्रोजन और मेटल है तो ऑर्गेनोमेटेलिक, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे तो वो कार्बाइड बोले जाते हैं। जैसे ये देखो, आप एक एक करके जरा समझिएगा। ये है कैल्शियम कार्बाइड, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बाइड। कार्बाइड एक कॉमन नेम है। ये देखो Mg2C3, 4 आएगा तो 4 यहां लग गया, और 2 आएगा तो 2 यहां लग गया, 4 और 2 लगेगा तो Mg4C3। हाँ नहीं सही है। तो ये क्या है? ये है मैग्नीशियम कार्बाइड। ये देखो मेटल कार्बन, मेटल कार्बन। ये है बेरिलियम कार्बाइड, ये है एल्युमिनियम कार्बाइड, ये देखो। अब कार्बाइड होते क्या है जरा समझो। आपको हम लोगों ने क्या पढ़ाया है? जब मेटल से कार्बन अटैच होगा, अब CH3 समझना, इसकी रिएक्शन बता रहा हूं। अब बताओ मेटल से कार्बन अटैच है तो कैसा होगा? मेटल होता है प्लस और कार्बन होता है माइनस। अब कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ गया तो वो दो चीजें हैं, उसके पास दो नेचर है, एक स्ट्रॉन्ग बेस, कार्बन पे कहीं पर भी निगेटिव आता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, बस और कुछ नहीं। यदि कार्बन पर निगेटिव आया, कार्बन यदि मेटल से अटैच है तो वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और ये रिएक्शन फास्ट होती है। स्ट्रॉन्ग बेस किससे रिएक्शन करेगा? एसिड से, एसिड या एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन। जब ये वाली रिएक्शन नहीं होगी तो फिर ये वाली होगी। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक, इलेक्ट्रोफाइल भाई माइनस है प्लस पे अटैक करेगा यार, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन माइनस है प्लस पे अटैक करेगा, सिंपल सा लॉजिक है। इलेक्ट्रोफाइल माइनस है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल माइनस है, इलेक्ट्रोफाइल प्लस है, तो माइनस प्लस पे अटैक करेगा, है कि नहीं? और ये रिएक्शन डोमिनेशन है। मैंने पढ़ाया है कि एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होती है तो ये डोमिनेट करती है। यदि दोनों रिएक्शन की पॉसिबिलिटी बने तो हमेशा एसिड बेस रिएक्शन पहले कराओ। सबसे पहले हम एसिड बेस रिएक्शन कराते हैं क्योंकि उसका डोमिनेशन होता है, बहुत फास्ट होती है। तो आप ये तो समझ गए कि जितने भी कार्बाइड हैं ये सब क्या हैं? ये सब इस तरह की रिएक्शन करेंगे, और सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है कार्बाइड का, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जितने भी कार्बाइड है बस यही रिएक्शन करेंगे, चाहे 1,00,000 रिएक्शन करो, चाहे 1 करो, चाहे 1 करोड़ करो, बस यही दो नेचर है उसके पास, तीसरा कोई नेचर नहीं है। अब करेगा कैसे तो मैं आपको बताता हूं, गौर समझिए। देखिए सारे बच्चे ध्यान दें, देखो ये कैल्शियम कार्बाइड है। कैल्शियम कार्बाइड ऐसा होता है, कैल्शियम के ऊपर प्लस दो
और तो कार्बाइड के ऊपर -2 और -2 ये इस तरह से होता है, ये कार्बाइड है, ये इसका फिगर ये है। अब इसकी रिएक्शन आप किसी भी एसिड से करा दोगे, किसी भी एसिड से करा दो, या हाइड्रोलिसिस कर दो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, या किसी एसिड से करा दो, तो बस एसिड बेस रिएक्शन होगी। अब ये 2 प्रोटॉन ले लेगा, और 2 प्रोटॉन ले लिया तो क्या बन गया, एसिटिलीन बन गया। ये देखो, ये इंडस्ट्रियल मेथड है। एसिड बेस रिएक्शन हो गई। आप पानी डाल दो, अल्कोहल डाल दो, HCl डाल दो, कोई भी डाल दो जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन है, भाई ये बेस है, प्रोटॉन ले लेगा, ये बेस है, प्रोटॉन ले लेगा, ये बन गया, ये बन गया। अब मान लो मैग्नीशियम कार्बाइड की बात करें, ये ऐसे ब्रेक होता है, तो इसके पास 4 निगेटिव, और 4 निगेटिव का फिगर ये होता है, इसका फिगर ये होता है। अब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो एसिडिक, या कोई एसिड डाल दो, तो बस ये 3 प्रोटॉन गेन करेगा, ये 1 प्रोटॉन गेन करेगा। 3 प्रोटॉन गेन किया, CH3 हो गया, 1 प्रोटॉन गेन किया, ये हो गया, तो ये क्या बन गया, प्रोपाइन। ये क्या बन गया, प्रोपाइन। इसी तरह से एल्युमिनियम कार्बाइड है, ये एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम ऐसे ब्रेक हुआ, एक एल्युमिनियम पे +3 होता है, और ये 3 कार्बन है, ये ऐसे ब्रेक होता है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे या एसिड डाल दोगे, तो भाई इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4, तो मेथेन बना देगा, ये मेथेन बना देगा। ये प्रोपीन, ये सब गैस हैं, ये देखो ऐसे। अब इसको H मिल रहा है तो इनको OH मिल रहा है, ये देखो मेथेन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, यहां एल्काइन थोड़ी बनना है, मेथेन बनना है। अब बेरिलियम कार्बाइड, ये ऐसे ब्रेक होता है, बेरिलियम कितना होता है, +2 कार्बन पे ये। अब जब इसकी कराओगे तो ये भी कितने हाइड्रोजन लेगा, 4 हाइड्रोजन लेगा, तो ये भी मेथेन बनाएगा ऐसे, और अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ये देखो। तो कार्बाइड क्या करते हैं, एसिड बेस रिएक्शन करते हैं, सिंपल। यदि आपने एसिडिक हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन डाला, देखो जो एसिटिलाइड की हाइड्रोलिसिस होती है वो दिखाई नहीं जाती है, वो अंडरस्टूड होती है कि हाँ यार उसके बाद वो कर लेंगे। जैसे बच्चे ने कहा कि सर आपने यहां दिखाया नहीं, यहां पर ये देखो कि इसके बाद हाइड्रोलिसिस होगी तब ये आएगा, सॉरी इसमें नहीं, इसमें तो होगी ही नहीं, इसमें कि इसके बाद हाइड्रोलिसिस होगी तब, वो दिखाया नहीं जाता, मतलब अंडरस्टूड मान के चलते हैं, मान के चलते हैं। मगर जब क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना, रियलिटी में ऐसा होता है, मगर वो दिखाते नहीं है कि हाइड्रोलिसिस एक, मतलब हाइड्रोलिसिस एक बहुत नॉर्मल सी चीज मान के चलते हैं कि कोई सॉल्ट बना उसकी हाइड्रोलिसिस हम अपने आप करा लेंगे, ठीक है। मगर ध्यान रखिएगा, जेई में क्वेश्चन आया है, नीट वालों में नहीं आया अभी, और जब आएगा तब खतरनाक बनेगा। ये देखिए, कर लोगे कार्बाइड, ये देखिए, तो यहां पे एसिटिलीन बन गया और ये बन गया। कार्बाइड का आपको बता दिया कि कैसे कैसे क्या क्या बन सकता है। अब 2 रिएक्शन और देख लो, बस खत्म मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखिए जिंक डस्ट, यदि आप टेट्राहलाइड की रिएक्शन, टेट्राहलाइड, ये देखो जिंक से करा दो, तो जिंक क्या करता है, Zn की +2 होती है तो 2 मॉलिक्यूल ZnBr2 बना देता है, और इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड बना देता है। कुछ नहीं करना है, ये ZnBr2 निकल गया, ये ZnBr2 निकल गया,
डबल बॉन्ड बन गया। बस ऐसे करना है। फोर्थ देखो, ठीक है, CCl3, ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म से अल्काइन कैसे बनाते हैं देखिए। आप क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर से करा दो, सिल्वर पाउडर से, 2 मॉलिक्यूल, तो ये इस तरह से 6 AgCl निकाल देता है, और ये ट्रिपल बॉन्ड और ये 6 AgCl, ये देखो ऐसे। आप चाहें तो ऐसा भी यूज कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म की जगह ट्राई हैलाइड यूज कर सकते हैं, ऐसे। तो ऐसा बन जाएगा। ये देखिए ऐसे। बात समझ में आई? बेटा पूजा, कार्बाइड जो होते हैं वो कार्बन 4 नहीं होता है। देखो पूजा कहना सर इसका फार्मूला आपने ऐसे कैसे लिख रखा है? नहीं बेटा, ये ऐसे नहीं किए जाते हैं। देखो ये कार्बन के ऊपर 4 है, एल्युमिनियम के ऊपर 3 है, इसकी टोपी उसके सर करके फार्मूला क्या बनेगा बताओ? तो यही तो आएगा। ये देखो यही फार्मूला तो आएगा, इसकी टोपी उसके सर करके। ठीक है, पूजा समझ गए? ये दोनों नहीं आ सकते हैं, सिर्फ यही वाला आएगा, यही बनेगा। भाई कार्बन के ऊपर -4 है, तो इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे, ये आंसर बनेगा। ठीक है, देख लीजिए ये कार्बाइड है। तो ये कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, ये जरूर याद रखा करो, ये CHD कॉन्सेप्ट कि ये करेगा क्या। इस भाई वो 1 लाख रिएक्शन करे, या तो ये काम करेगा या ये काम करेगा, और कोई काम आता ही नहीं है उसको। अब मैं चाहे 1 क्लास पढ़ाऊं या 1 लाख क्लास पढ़ाऊं, मगर जाके केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं फिजिक्स कहीं पढ़ाने लगूंगा जाके, कहीं मैं बायोलॉजी पढ़ाने लगूंगा जाके। मेरे पास सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टी हैं, या तो फिजिकल पढ़ाऊंगा, या ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, या इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा। अब मैं चाहे 1 क्लास लूं या 1 लाख क्लास लूं, मगर यही काम कर पाऊंगा, या तो फिजिकल पढ़ा रहा हूँ, या ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, या इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि जूलॉजी बॉटनी या फिजिक्स पढ़ाने लगूंगा या हिस्ट्री पढ़ाने लगूंगा, ऐसा तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, है ना। उसी तरह कार्बाइड एक रिएक्शन करे या 1 लाख रिएक्शन करे, या तो वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करके रिएक्शन कर रहा होगा, या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह कर रहा होगा। वो सामने वाले के हिसाब से चलता है कि किससे रिएक्शन कराने आप जा रहे हो। तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखिए, तब आपके क्वेश्चन आसानी से होंगे। लास्ट एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। मान लो विस्मल डाइहैलाइड हो, तब ये लो, ये देखो। अब मैंने कहा आंसर बताओ। एल्कलाइन, ये लो, बताओ। अब देखो BrH मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाओगे सिडजेप रूल से, तो भाई दोनों Br हटा दिए और इससे दोनों H हटा दिए। ये देखो, कोई ये भी तो कह सकता था अल्फा बीटा अल्फा बीटा। तो हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाओगे, एल्काइन बनाओगे, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन ज्यादा स्टेबल है। पहले एल्कीन बनेगी ना, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनी तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखना क्या बनाओगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन बनाओगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन बनाना है।
भाई इससे क्यों नहीं निकला? ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर होगा। क्यों? पहले तो एल्कीन बनाओगे, और एल्कीन किसका स्टेबल होता है? जिसकी सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है। पहले तो एल्कीन बनेगा ना फर्स्ट स्टेप में, ऐसे। ये देखो, तो एल्कीन किसका स्टेबल होता है? जिसमें सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हो। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन बनाइएगा। यदि कोई जेम वाला दे दे कि जेम डाई हैलाइड दे दिया है, तो जेम डाई हैलाइड में क्या बनाना है? क्यों? दो पॉसिबिलिटी है ना, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। अब आप देखो जरा बच्चों, अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि आपको मॉलिक्यूल के बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए कि ये मॉलिक्यूल क्या क्या कर सकता है, इसके पास कौन कौन सी क्वालिटी है। देखो, ऑर्गेनिक का की पॉइंट बताता हूं, आप सिर्फ ये जानो कि उस मॉलिक्यूल के पास क्या प्रॉपर्टी है, ये कितनी तरह की रिएक्शन कर सकता है, बस। अपने आप आपका एक सेट हो जाएगा कि हाँ यार किस तरह से करें। बच्चा कह रहा है सर लास्ट स्लाइड दिखा दो। लो, लास्ट स्लाइड देख लो, फिर पढ़ाते हैं। चलो तब तक मैं पानी ले आता हूं। हाँ बच्चों, अब देखो बच्चों, अरे आ गया भाई, आ गया। अब आपको देखो करना क्या होता है, कंपाउंड के बारे में बहुत समझो। अब जैसे आप सभी बच्चे जानते हैं कि यार सर्वेश सर कुछ भी करें, या तो ये फिजिकल पढ़ा पाएंगे, या ऑर्गेनिक पढ़ा पाएंगे, या इनऑर्गेनिक पढ़ा पाएंगे। दूसरा, ये पढ़ाते हैं ज्यादा, मतलब क्लास के अंदर बकवास नहीं कर पाते हैं कि मान लो डायलॉग मार रहे हैं या शायरी बोल रहे हैं या मजाक कर रहे हैं, वो सिर्फ पढ़ाने पे ही फोकस रख पाते हैं। तुम्हें हमारा बिहेवियर पता है कि बस ये इतना कर पाएंगे, हाँ ये क्लास में देर से नहीं आएंगे, क्लास बंक नहीं करेंगे। तुम्हें मेरा नेचर पता है ना, इतनी बातें पता है तुम्हें।
तुम्हें पता है इसके बियॉन्ड सर्वेसर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। यदि इनके सामने सिचुएशन रखी जाएगी तो इन्हीं में से वो कुछ कर रहे होंगे। क्लास लगाई जाएगी तो हाँ यार वो टाइम पे आ ही जाएंगे, 4-5 मिनट का डिफरेंस करके आ ही जाएंगे, क्लास कैंसिल नहीं होगी। अच्छा हाँ यार वो यदि केमिस्ट्री की क्लास लगाई जाएगी तो वो ऑर्गेनिक भी पढ़ा देंगे, इनऑर्गेनिक भी, फिजिकल भी पढ़ा देंगे। तो तुम्हें नेचर पता है, उसी तरह से मॉलिक्यूल का नेचर भी पता करना पड़ता है। हाँ उसी तरह से। अच्छा आर गायब है, बच्चे कह रहे सर प्रॉपर्टी की स्पेलिंग ठीक कर लो। आर गायब। हाँ तो उसी तरह से एल्काइन के बारे में समझो। ये देखो एल्काइन ये है, ये है ऐसा। अब ये जो है गौर समझिएगा, ये इस हाइड्रोजन की वजह से वो क्या क्या कर सकता है। ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है। एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है, जो पानी में आयोनाइज ना हो। एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है, जो आयोनाइज नहीं होगा, पानी में डालोगे तो आयोनाइज नहीं होगा मगर स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कर जाएगा। तो एक्टिव हाइड्रोजन किससे किससे रिएक्शन करेगा, तो गौर समझना। अब आपको समझा रहा हूं, देखो एक्टिव हाइड्रोजन है तो वो किससे किससे रिएक्शन करेगा, ध्यान दीजिए। एक्टिव हाइड्रोजन रिएक्शन कर जाता है स्ट्रॉन्ग बेस से। जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे ये रिएक्शन कर जाएगा, ये रिएक्शन कर जाएगा। क्या हुआ बेटा? अच्छा तो ये स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेगा। दूसरा मेटल से करेगा। क्यों? क्योंकि मेटल भी बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटल। यदि तुम मेटल डालोगे तो वो सॉल्ट बना देगा। जैसे आपने सोडियम डाल दिया, पोटेशियम डाल दिया, Zn डाल दिया, ठीक है, Mg डाल दिया, तो ये सॉल्ट बना देगा। क्यों? हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। कौन सी रिएक्शन होती है, देखो कौन सी रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन प्लस मेटल मिलके हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं और मेटल क्या करता है, सॉल्ट बना लेता है। अब इसके पीछे जो लगा होगा, यहां पे जो लगा होगा ए, इसके साथ सॉल्ट बना लेगा। अभी रिएक्शन कराऊंगा, अभी रिएक्शन कराऊंगा। अभी स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे एसिडिक, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। मेटल डालोगे तो भी एसिड बेस रिएक्शन है। मेटल भी क्या करता है, इसको प्रोटॉन देके हाइड्रोजन गैस निकाल देता है, सॉल्ट बना देता है। एसिड के साथ मेटल यही तो करता है। और किससे रिएक्शन कराओगे, अब आप किसी से भी करा लो, किसी से भी करा लो, बस यही काम करता है। अच्छा इसकी रिएक्शन खत्म, इसके पास और कुछ है ही नहीं, इसकी रिएक्शन खत्म, इसकी रिएक्शन खत्म। कॉपर है, सिल्वर है, इसकी रिएक्शन खत्म। अब आ जाओ डबल बॉन्ड। ये क्या है, ये बच्चों है ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या है, माइनस चार्ज। इसके पास माइनस चार्ज है भाई, दो डबल बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है। अब माइनस पे कौन अटैक करेगा बताओ, दो पाई बॉन्ड है तो माइनस पे कौन अटैक करेगा, प्लस। तो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से क्या होंगी, माइनस पे कौन अटैक करेगा, प्लस। और प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन, EAR, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन। बस अब आप एक रिएक्शन करो या 1,00,000 रिएक्शन करो, यही होगा, और उसके पास कुछ है ही नहीं। आप एक रिएक्शन करो या 1,00,000 रिएक्शन करो,
इसके अलावा इसके पास कुछ है ही नहीं। बस या तो रिएक्शन इस जगह की होंगी या इस जगह की, और एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है तो सारी रिएक्शन इस डबल बॉन्ड की ही होंगी, ये ट्रिपल बॉन्ड की होंगी बस, और कुछ होता ही नहीं है एल्काइन के पास। अब आप बात समझ गए कि एल्काइन के पास कुछ नहीं है, या तो हाइड्रोजन की रिएक्शन होंगी या फिर किसकी होंगी, या फिर किसकी होंगी, ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड की। बस आपको बस सामने से जो आ रहा है उसको देखना है कि कौन सी रिएक्शन कराएं, और आपको कुछ नहीं करना है, पूरे मॉलिक्यूल में यही करना होता है। अब कब कब कैसे कैसे होगा अभी देखो, कर देते हैं 2 मिनट में। पहले ये बताओ कॉन्सेप्ट समझ गए, ये कॉन्सेप्ट समझ पाए हो, ये कॉन्सेप्ट समझ पाए जो पढ़ाया है कि इसका मतलब क्या है। तो अब आप दिमाग में बैठाल के रखना कि एल्काइन के पास दो ही कैरेक्टर हैं, या तो एसिडिक हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन है, या डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो माइनस है, डबल बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो माइनस है, माइनस है तो क्या करेगा, प्लस का अटैक कराएगा इलेक्ट्रोफाइल का। और यदि हाइड्रोजन है तो बेस से रिएक्शन करेगा। अब बेसिक किसके किसके पास बेस होता है, या तो बेस से करेगा या मेटल से करेगा। अब एक एक करके मैं करके दिखाता हूं आपको, करके दिखाता हूं। देखो रिएक्शन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन ऑफ एल्काइन। करो भाई, देखो ये हमारा एक एल्काइन है। अब एक्टिव हाइड्रोजन की रिएक्शन करा रहा हूं, ठीक है। बताइएगा, आपका काम है बताना कि किसमें क्या क्या बनेगा। देखो बच्चों, पहला आपने डाल दिया है क्या, NaNO2। बताओ कौन सी रिएक्शन होगी। आपने डाल दिया है क्या, CH3MgBr। बताओ जरा कौन सी रिएक्शन होगी। आपने डाल दिया है क्या, CaS, ये क्या लिखा है यार, एल्युमिनियम कार्बाइड। बताओ सारी रिएक्शन के आंसर दो। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो एसिड बेस रिएक्शन होगी तो क्या बनाएगा, अमोनिया। अरे भाई ये माइनस है और ये क्या है, प्लस माइनस। तो एसिड बेस रिएक्शन है, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, और ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, सॉल्ट। ये क्या बन गया, सॉल्ट। ये देखो, अब ये भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। RMGX भी पढ़ाया है। RMGX क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड बेस रिएक्शन हुई, मीथेन बन गया, और ये क्या बन गया, सॉल्ट। अरे भाई समझ पा रहे हो कि नहीं, ये मत देखो प्रोडक्ट क्या बनना है, कॉन्सेप्ट एक ही है। अब इसको भी मैंने अभी पढ़ाया है, ये क्या है, बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन हुई। भाई ये कार्बाइड है ना, एसिड बेस रिएक्शन हुई, और ये क्या बन गया, सॉल्ट। एल्युमिनियम की 3 वैलेंसी होती है ना, इसके सॉल्ट की तो एक ही वैलेंसी है। भाई सी पे निगेटिव एक है ना, तो 3 लगेंगे ना, क्योंकि उसकी 3 वैलेंसी है। ये देखो, अब आपने मेटल डाल दिया, ये देखो सोडियम डाल दिया, तो यार सोडियम डाल दिया तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और क्या बनेगा, सॉल्ट। ये देखो,
ठीक है ना। कोई भी मेटल डालोगे हाइड्रोजन गैस निकलेगी और सॉल्ट बन जाएगा। ये देखो, जैसे आपने कॉपर डाल दिया तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, सॉल्ट बन जाएगी। अब कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, ये देखिए, बात समझ रहे हो, एसिड बेस रिएक्शन है, देखो सारी है। आई बात समझ में मुन्ना, देख लो। और ये सारा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट एक ही है, एसिड बेस रिएक्शन। कॉन्सेप्ट एक ही है, एसिड बेस रिएक्शन। ये देखो, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, अब इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं। देखो, देखिए, इसी में और है टॉलरेंस रेजेंट। टॉलरेंस रेजेंट, टॉलरेंस रेजेंट क्या होता है? अमोनिकल, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। टॉलरेंस रेजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। मतलब ये AgNO3 प्लस NH4OH, ये टॉलरेंस रेजेंट होता है। और ये ऐसे आता है, इस तरह से। ये इस तरह से। कभी कभी टॉलरेंस रेजेंट की जगह ये भी लिखा होता है, तो ये टॉलरेंस रेजेंट है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब इसकी रिएक्शन कराओ ट्रिपल बॉन्ड से, एल्काइन से। तो जब यार इसकी रिएक्शन एसिटिलीन से कराओगे तो क्या होगा? अब बताओ, ये किसकी रिएक्शन है? मेटल है ना, मेटल है तो क्या करेगा? बस यही करेगा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये देखो, ये हमारा टॉलरेंस रेजेंट है, तो बस ये बना देगा। एक्टिव हाइड्रोजन हटा के मेटल का सॉल्ट बना दिया। ये देखो, मेटल का सॉल्ट। भाई मेटल से रिएक्शन करा रहे हो तो मेटल का सॉल्ट बन गया। ये क्या होता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसको बोलते हैं सिल्वर एसिटिलाइड, सिल्वर एसिटिलाइड। सिल्वर एसिटिलाइड। और ये क्या है? ये है टेस्ट ऑफ एसिटिलीन, या फिर टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन। क्यों? एसिडिक हाइड्रोजन होगा तभी रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन कौन नहीं देगा? नोट देखो, ध्यान रखना, यदि टर्मिनल नहीं है तो नो रिएक्शन, इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन की रिएक्शन है, एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन है, एक्टिव हाइड्रोजन की रिएक्शन है। यदि एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है तो टॉलरेंस रेजेंट के साथ रिएक्शन नहीं मिलेगी। तो ये एसिटिलीन का टेस्ट है या टर्मिनल अल्काइन का टेस्ट है? जैसे कोई कहता है बताओ इसमें एसिटिलीन है या नहीं, टॉलरेंस रेजेंट डाल दो, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया तो एसिटिलीन है। मान लो कोई कहता है कि इसमें एल्काइन है या नहीं, तो भी डाल दो। मगर यदि टर्मिनल होगा तो टेस्ट मिलेगा, और टर्मिनल नहीं है तो टेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यदि टर्मिनल नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये रिएक्शन किसकी है? हाइड्रोजन की है, एक्टिव हाइड्रोजन की है। और मिनिमम एक तो होना चाहिए, एक होना चाहिए। अब दोनों नहीं है तो रिएक्शन कैसे होगी? तो ये टेस्ट ऑफ एसिटिलाइन, एसिटिलीन भी है, टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन भी है।
मगर यदि टर्मिनल अल्काइन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। और रिएक्शन कैसे होनी है, सिंपल सी बात है, मेटल डाला है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, सॉल्ट बन जाएगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है इसका। हाँ बताओ बेटा। सर रिकॉर्डिंग वाली क्लास नहीं मिल रही है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की क्लास नहीं मिल रही, कल पढ़ाना भी है भाई। आप उस पे जाओ बेटा, देखो मैं ढूंढ के देता हूं, एक मिनट। वेदांतु के ऐप पे गए, ठीक है, पहले देख लूं कुछ ऐसा ना दिख जाए जिसमें बवाल कट जाए, नंबर मेरा। वेदांतु पे ऐप पे गए, ठीक है, फिर केमिस्ट्री में जाओ, चले गए, ठीक है, ये देखो, नहीं वेदांतु पे ऐप पे गए, और फिर हाँ फिर केमिस्ट्री, नहीं वेदांतु पे ऐप पे गए। अब केमिस्ट्री में मत जाओ, इसके बगल में जो शेड्यूल लिखा है ना उस पे जाओ, देखो सबसे ऊपर लिखा है यहाँ पर रिसोर्स, और ये शेड्यूल पे जाओ, यहां पर वो क्लासें दिखती हैं जो एक्स्ट्रा क्लासें ली जाती है, यहां पर आप देखोगे कहीं पड़ी होगी, मैं ढूंढता हूं, इसी में कहीं लिखा होगा, इसमें तो नहीं है यार। शेड्यूल में गए, शेड्यूल में जाके शायद पोस्ट पे जाना है क्या। लास्ट टाइम कहाँ पे दिखाया था उसने, आप लोगों को याद है, किसी को पता है बेटा कहाँ पे दिखाता है, पास्ट में जाकर, अदर कंटेंट में, अदर कंटेंट में तो डीपीपी पड़ी है, नहीं क्लास, क्लास के बाद असाइनमेंट, नोटिस, शेड्यूल में पास्ट में भी दिखा नहीं रहा है क्या, पढ़ा नहीं है क्या वो लेक्चर। ये तो अलग नाम तो अलग नहीं डाल दिया हो, ये भी हो सकता है कि नाम कुछ अलग डाल दिया हो, ये इसमें कैसे दिखा रहा है। मैं एक काम करता हूँ, पूछ के बताता हूँ, पास्ट में है सर, बच्चे कह रहे सर शेड्यूल में जाइए फिर पास्ट में जाइए, मिल जाएगा। पास्ट में मैं देख तो रहा हूँ मगर मिल नहीं रहा यार, कैसे ढूंढते हैं। ऑर्गेनिक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल और टेक्निक के नाम से है, अच्छा, उन्होंने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल और टेक्निक के नाम से डाल रखा है, हे प्रभु मैंने लिख के तो दिया था सब कुछ यार। हाँ ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है इस पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ, ये इस तरह से है यार, ओ भाई सही कहा किसी बच्चे ने,
हेडिंग ऊपर लिखी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके नीचे लिखा है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये वाला है, ये देखो जो 26 नवंबर दिखा है ना, ये जो 26 नवंबर है, 26 नवंबर वाला लेक्चर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसको खोलोगे ना तो उसके नीचे देखो लिखा है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 26 नवंबर को डाला गया है ना, 26 नवंबर। हाँ, खत्री कह रहा है सर देखो मैंने कमेंट किया है, देख लेंगे यार, मगर अभी पढ़ा लेने दो। अब चलो आ जाओ, ठीक है। अब देखो इसी में बी पार्ट, डिट्टो सेम रिएक्शन होती है फाइनल सॉल्यूशन के साथ, फाइलिंग सॉल्यूशन। फाइलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, जरा गौर समझना। अमोनिकल क्यूप्रिक क्लोराइड, ये देखो, अब वो भी क्या करता है, वो भी यही रिएक्शन देता है, सेम रिएक्शन। ये देखिए एसिटिलीन को किसमें कन्वर्ट कर देता है भाई, मेटल है तो मेटल क्या करेगा, एक्टिव हाइड्रोजन से रिएक्शन कर देगा, ठीक है। अब देखो अमोनिकल क्यूप्रिक क्लोराइड, अब ये रिएक्शन करेगा मतलब फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन जब रिएक्शन करता है तो देखो किस तरह से रिएक्शन करेगा, ये बना देगा, ऐसे। अब चाहो तो यार एरो पे ये लिख लो, नहीं तो पूरा लिख दो, ला पूरा लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, कभी उसने लिख के दे दिया तो तुम कहोगे सर ने तो एरो बनाया था। और यहां कॉपर सल्फेट भी हो सकता है, ध्यान रखना, तो भी ठीक है, कॉपर सल्फेट लिखा हो तो भी ये लिखना, अमोनिकल क्यूप्रिक क्लोराइड सोल्यूशन, अमोनिकल कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब ये भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, इसका नाम होता है कॉपर एसिटिलाइड, कॉपर एसिटिलाइड। ये भी क्या है, टेस्ट ऑफ एल्काइन है, एसिटिलीन, एल्काइन नहीं एसिटिलीन, ये भी बच्चों टेस्ट ऑफ एसिटिलीन है, या फिर टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन। ध्यान रखना, यदि टर्मिनल अल्काइन नहीं है तो यहां पर भी रिएक्शन नहीं होगी, फेनिल सॉल्यूशन से ये भी रिएक्शन नहीं करता है, डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट है दोनों का, डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट है। सर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पर है ना, हाँ वहां पे तो फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस रीजन की डिटेल्ड है, वहां पर तो बहुत बड़ा पढ़ाऊंगा, यहां पे तो अभी ऐसा ही है। अच्छा देखो, अब सारी की सारी एक्टिव हाइड्रोजन वाली रिएक्शन हो गई, कुछ नहीं करना है बस। अब आ जाती है बारी किसकी, मल्टीपल बॉन्ड की, तो भाई मल्टीपल बॉन्ड वाली कर लेते हैं, है ना, रिएक्शन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऑफ एल्काइन। अब एल्काइन के ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन, तो वो तो वही रिएक्शन है जो डबल बॉन्ड की थी, क्यों,
उसमें भी पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, इसमें भी पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो भाई करते चले जाओ, कोई कार्बोकैटायन कुछ नहीं बनना है, बस धड़ाधड़ लगाते चले जाइए आप लोग। ये लो, बताओ भाई क्या बनेगा, Br2CCl4। अब Br2 क्या करता है, एडिशन ऑफ Br, दोनों तरफ Br ऐड कर देगा। अब 2 पाई बॉन्ड है तो 2 बार ऐड होगा। भाई दोनों तरफ तुमने Br ऐड कर दिया, Br2 में ध्यान है ना, कार्बोकैटायन नहीं बनता है, याद है? फिर एक बार ऐड कर दोगे, बस ऐड कर दो, ये लो आंसर आ गया। Br2 में ध्यान है, डबल बॉन्ड में क्या पढ़ाया था, अगल बगल ऐड होता है, बस ऐड कर, अगल बगल ऐड हो गया, कुछ अपने को करना ही नहीं है, अगल बगल ऐड होता चला जा रहा है, बन गया अपना है। ये देखो, अब ये देखिए एडिशन ऑफ HBr, अब HBr का एडिशन करो तो भाई सिंपल सी बात है, प्लस कहां बनेगा, यहां, माइनस कहां बनेगा, यहां, क्यों, ये सेकेंडरी है, तो प्लस पे कौन आएगा, प्लस पे कौन आएगा भाई, ये प्लस माइनस है, तो प्लस Br यहां आएगा, H यहां आएगा। वही कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट है, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर यही कर दो, HBr डालो तो प्लस कहां बनेगा, यहां पे, माइनस यहां पे ऐड हो गया। ये देखो, अब इस जगह पे यदि मैं तुमसे पूछ लूं कॉन्सेप्चुअली, कॉन्सेप्चुअली पूछ लूं कि भाई तुमने यहां पे प्लस क्यों बनाया, यहां पे क्यों नहीं बनाया, ये तो माइनस आई इफेक्ट है, और माइनस आई इफेक्ट तो प्लस चार्ज को क्या करेगा, डिस्टेबल करेगा, तो फिर तुमने प्लस यहां कैसे बना दिया। भाई देखो HBr है, अब यहां कार्बोकैटायन का कोई रेजोनेंस तो है नहीं, तो यहां पर तो तुमने जोड़ दिया ये प्लस ये माइनस, क्यों, क्योंकि ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, तो भाई प्लस पे माइनस आ गया, Br यहां लग गया, ये H यहां, अब फिर प्लस माइनस कर रहे हो तो ये सेकेंडरी है मगर ये माइनस आई इफेक्ट है, तो तुमने यहां क्यों प्लस बनाया, यहां क्यों नहीं बनाया, ड्यू टू रेजोनेंस। भाई ये आंखों का धोखा है तुम्हारी, ये आंखों का धोखा है, तुम आई इफेक्ट देख रहे हो मगर इसके पीछे का रेजोनेंस नहीं देख रहे हो, इसके पीछे का, ओ सॉरी, ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, ये बैलेंस ज्यादा कैसे हो गई, अरे यार ये न्यूट्रल बने, अच्छा ये कार्बोकैटायन नहीं बना है, ये न्यूट्रल कंपाउंड है, प्लस माइनस करके मैं रिएक्शन करा रहा हूं, मैं सोच रहा था प्लस कैसे आ गया, चार बैलेंसी प्लस चार, तभी मैं फंस रहा था। देखो ये ऐसे लिखा है, तो प्लस आपने यहां बनाया, माइनस यहां पे बनाया, तो ये प्लस ये माइनस, तो Br यहां पे ऐड हो गया। तो आपने ऐसा क्यों किया, जब आप डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे तो ये कार्बोकैटायन आएगा ऐसे, और ये कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, ये देखो लोन पेयर प्लस डबल बॉन्ड, ध्यान है, वैकेंट p ऑर्बिटल और बगल में लोन पेयर, वैकेंट p ऑर्बिटल बगल में लोन पेयर, याद है, देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गए इसके, चेक करो इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, ये देखो ये मोस्ट स्टेबल सिचुएशन है। बात समझ गए भाई, किसी ने पूछा कि अब जो तुम डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो उसमें प्लस यहां क्यों बना रहे हो, यहां तो माइनस आई इफेक्ट आ गया ना एक बार Br जुड़ने से, मेरी बात समझ पा रहे हो क्या, अकेले हम ही फंसे पड़े प्रभु, ये जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अपटीट्यूटेड ये सब तो फर्जी चीजें हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें हैं इनमें, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है, मगर मेन कॉन्सेप्ट सोचो, मैं यदि ये पूछ दूं, मैं क्वेश्चन ही दे देता हूं, मैंने इसका क्वेश्चन ही बना दिया कि भाई इस पर HBr का एडिशन करो, तो इंटरमीडिएट ये बनाओगे या कोई और बनाओगे, और क्यों बनाओगे, रीजन पूछ दिया तो फंस जाओगे, रीजन पूछ दिया तो फंस जाओगे। मैंने कहा भाई आपने इस पे प्लस क्यों बनाया, इस पर प्लस इसलिए बनाया है क्योंकि ये बहुत स्टेबल है, तुम आई इफेक्ट का धोखा खा रहे हो कि आई इफेक्ट की वजह से ये अनस्टेबलाइज कर रहा है, अरे प्रभु रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबलाइज कर रहा है, देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है,
तो दोनों बी आर एक ही कार्बन पे लगाओगे, दोनों बी आर एक ही कार्बन पे लगाओगे, है ना। डायमो में हम लोग टीचरों से पूछते हैं ये बात। तो दोनों बी आर एक ही पे लगाओगे, ये देखो प्लस ये माइनस, तो दोनों बी आर यहां लग गए, दोनों एच यहां लगेंगे। ऐसा क्यों है? रीजन ये है, रीजन ये है। रीजन क्या है? ये बात समझ पा रहे हो? दोनों बी आर यहां लगेंगे, क्यों लगेंगे उसके पीछे का रीजन ये है। अच्छा, और एडिशन रिएक्शन कर लो, जो पीछे रिएक्शन किए हैं वही हमको करते चले जाना है, वही एल्काइन पे कराते चले जाओ, ठीक है। और अपने को कुछ नहीं करना है। अब देखो बच्चों ये है, अब वाटर का एडिशन करो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो वाटर का एडिशन किया तो भाई प्लस माइनस कर लो, भाई करो प्लस माइनस। तो देखो प्लस ये माइनस ये, और वाटर में क्या है, तो यहां पे क्या आएगा OH, और यहां पे क्या आएगा H, और ये ऐसे हो गया। ये देखो, अब चेक करो, ये इनॉल फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है। डबल बॉन्डेड कार्बन से यदि OH अटैच है तो उसको इनॉल फॉर्म कहते हैं। इनॉल फॉर्म क्या होता है? डबल बॉन्डेड कार्बन से OH अटैच होना, ये इनॉल फॉर्म है। डबल बॉन्डेड कार्बन से OH अटैच है तो इनॉल फॉर्म है। ये तुरंत कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा टोटोमरिज्म करके। अब दोबारा मत ऐड करना, इसकी टोटोमरिज्म होगी, इसकी टोटोमरिज्म होगी। ये डबल बॉन्ड यहां, हाइड्रोजन यहां, कीटोन बन जाएगा ऐसे। ये देखो, तो एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक बार वाटर आपने ऐड किया प्लस माइनस, तो OH यहां आ गया, H यहां आ गया। अब ये टोटोमरिज्म कर जाएगा, क्यों? ये इनॉल फॉर्म है, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको टोटोमरिज्म वाली क्लास याद है, तो नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन में कीटो फॉर्म डोमिनेट करता है, इनॉल फॉर्म डोमिनेट नहीं करता है। नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन में कीटो फॉर्म डोमिनेट करता है, इनॉल फॉर्म डोमिनेट नहीं करता है, इसलिए इनॉल फॉर्म अनस्टेबल है, तुरंत कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई रेजोनेंस नहीं है ना, तुरंत कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो, अब इस पर क्वेश्चन अच्छे खासे पेपर में बनेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गड़बड़ सड़बड़ मत कर दीजिएगा, है ना। इस पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में। ये देखो, तो आपने क्या किया? ऐड किया। कैसे ऐड करोगे? प्लस किधर माइनस किधर, प्लस इधर माइनस इधर, क्यों? ये सेकेंडरी है, इधर आएगा तो टर्सरी हो जाएगा, है ना। तो यहां पे आ गया OH और यहां पे आ गया H। अब टोटोमरिज्म कर दो, इस OH को किस में कन्वर्ट कर दो? कीटो में। बस आपको कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड हटाना है और इसको कीटो में कन्वर्ट कर देना है। ये डबल बॉन्ड यहां आ जाता है, ये H यहां चला जाता है, और यहां क्या हो गया? टोटोमरिज्म हो गया। और क्यों टोटोमरिज्म हो गई? डबल बॉन्डेड कार्बन पे यदि OH है तो वो इनॉल फॉर्म है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH है तो वो इनॉल फॉर्म है, तुरंत कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तुरंत कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये देखिए, एडिशन ऑफ HBr करा दिया, एडिशन ऑफ Br2 करा दिया, एडिशन ऑफ वाटर करा दिया। अब आप रिडक्शन कर लो, रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ एल्काइन। रिडक्शन ऑफ एल्काइन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब रिडक्शन पीछे पढ़ा चुका हूं, बस आपको लिखना है, पीछे पढ़ा चुका हूं। क्या होगा? देखो, मेटल को है सभी प्यारे पर पीडी है कुछ खास हमारे। तो मेटल की प्रेजेंस में क्या करेगा? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेटल की प्रेजेंस में ये एल्केन में चला जाएगा। यदि आप मेटल डाल रहे हो, पीटी ऑब्लिक हाइड्रोजन, पीडी ऑब्लिक हाइड्रोजन, निकल ऑब्लिक हाइड्रोजन, तो ये किस में चला गया? एल्केन में, एल्केन बनाएगा।
ऐसे एल्कीन, ये देखो। मगर यदि इसी की रिएक्शन, यदि आप पीडी है कुछ खास हमारे, पीडी के साथ BaSO4 डाल देते हो, या पीडी के साथ कार्बन ले लेते हो, या पीडी के साथ CaCO3 ले लेते हो, तो ये बन जाता है लिंडर्स कैटालिस्ट। अब ये सब पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं लिखता जा रहा हूं और समझाता भी जा रहा हूं। लिंडर्स कैटालिस्ट क्या करता है, इसको सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। इसको किस में कन्वर्ट करता है, सिस एल्कीन में। ये देखो, और यदि ये रिएक्शन NaNH2 के साथ करा दो, है ना, Na- लिक्विड अमोनिया है, NaNH2 ना लिखो, Na- लिक्विड अमोनिया, तो ये क्या होता है, ब्रिज रिडक्शन होता है। और ब्रिज रिडक्शन क्या करता है, इसको ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट करता है। ध्यान है सबको, तो ट्रांस अल्कीन बन जाएगा। ये देखो, किसी में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा ट्रिपल बॉन्ड के केस में। क्यों, हाईली स्टेबल है ना। एक बच्चा पूछ रहा है क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि जब यहां पे प्लस आएगा ना, तो डबल बॉन्ड पे प्लस है, डबल बॉन्ड पे प्लस रीअरेंजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये देखो, ये रीअरेंजमेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, डबल बॉन्ड का प्लस रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ध्यान रखना। ये रीअरेंजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्यों, ये ऑर्बिटल और ये अलग अलग पोजीशन में है, जिसकी वजह से रीअरेंज नहीं हो पाएंगे। तो डबल बॉन्ड का प्लस रीअरेंजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा बेटा। अब देखिए इसके बाद ऑक्सीडेशन, बस वही करना है जो कल किया था, और कुछ नहीं करना है। ऑक्सीडेशन में सबसे पहले एसिडिक KMnO4 एंड K2Cr2O7, एसिडिक KMnO4 और K2Cr2O7। तो देखो, एसिडिक KMnO4 K2Cr2O7 ट्रिपल बॉन्ड पे किस तरह से काम करेंगे, इसको देखो। देखो, देखो दो बॉन्ड ब्रेक हुए, ऑक्सीजन लग गया, ये आया, फिर एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर एक एक ऑक्सीजन लग गया। कहां तक जाएगा, एसिड तक जाएगा, बस। कहां तक जाएगा, एसिड तक जाएगा। ये देखो, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड से कहां तक जाएंगे, एसिड तक जाएंगे ये, और इससे आगे नहीं जाएंगे, ध्यान रखिए। दो बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बना, फिर ब्रेक हुआ, फिर इसको ऑक्सीजन मिल गया, इसको भी ऑक्सीजन मिल गया। तो जब इसको ऑक्सीजन मिला तो ये OH हो गया, इसको ऑक्सीजन मिला तो ये भी OH हो गया। ये देखो, अब ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड एसिड तक जाता है। तो एल्काइन कहां बनाएगा, एल्काइन जो है वो एसिड बनाएगा। एल्काइन क्या बनाएगा, एसिड। एसिड का मतलब समझते हो ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, ऐसे। सारे बॉन्ड ब्रेक करना है, ये भी एसिड में जाएगा, ये भी एसिड में गया भाई, पहले ये बना, अब एक ऑक्सीजन इसको मिला तो COOH हो गया, एक ऑक्सीजन इसको मिला COOH हो गया, है ना। ये देखो, बस एसिड तक जाएगा, दोनों एसिड तक जाएंगे एल्काइन के केस में। अब 1% एल्कली KMnO4, अगला कौन था, 1% एल्कलाइन KMnO4, जिसको आप क्या बोलते हो, बेयर रेजेंट।
अब यहां पे पावर और कम हो गई, वहां पे क्या बनना था, ध्यान है सबको, डाइऑल, वहां पे क्या बनना था, डाइऑल। अब यहां देखो क्या बनता है, आपने लिया 1% एल्कलाइन KMnO4, तो बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बना, बस। अब इसके बाद रिएक्शन नहीं होती है, यहीं पे रुक जाती है बस, क्योंकि ये वीक है। दो बॉन्ड ब्रेक हुए, ऑक्सीजन मिल गए, तो दो बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक ऑक्सीजन इसको मिला, दो बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक ऑक्सीजन इसको मिला। अब फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, बस यहीं पे रुक जाएगी। दो बॉन्ड ब्रेक हुए, एक ऑक्सीजन इसको मिला, दो बॉन्ड ब्रेक हुए, एक ऑक्सीजन इसको मिला। अब फर्दर रिएक्शन नहीं होनी है, यहीं पे रिएक्शन रुक जाएगी। ध्यान रखिएगा, जब एल्कलाइन KMnO4 से करोगे, एसिडिक KMnO4 से करोगे तो फर्दर रिएक्शन होगी, फिर ऑक्सीजन मिलेगा। इसको ऑक्सीजन मिला तो COOH, इसको ऑक्सीजन मिला COOH। हाँ, CO2 नहीं निकलेगा इसमें, एल्काइन के केस में CO2 में कन्वर्ट नहीं होगा, ये एल्काइन के केस में ये CO2 में कन्वर्ट नहीं होगा। बस अब यहीं पे रुक जाएगा। बेयर रेजेंट में इसके बाद रिएक्शन नहीं होगी, मतलब ये बॉन्ड बेयर रेजेंट में ब्रेक नहीं होगा। एक और करके दिखाता हूं, जैसे ये देखो, मान लो ये है, अब मैंने दो चीजें लिखी, एसिडिक KMnO4, तो आपने क्या किया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो भाई ये ऑक्सीजन मिल गया, दो बॉन्ड ब्रेक हुए, ये ऑक्सीजन मिल गया, फिर ब्रेक हुए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये भी एसिड में चला गया, ये भी एसिड में चला गया। ये देखो, अब यही रिएक्शन मैंने क्या करा दी, बेयर रेजेंट से करा दी। मतलब 1% एल्कलाइन KMnO4, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बस। इसके बाद फर्दर ब्रेकिंग नहीं होगी, इसके बाद फर्दर ब्रेकिंग नहीं होगी। अरे यार प्रिंस, अब तुम लोगों ने रहता फैला ही दिया है, तो मैं बता देता हूं। प्रिंस कह रहा है कि सर इसको ऑक्सीजन कहां से मिल रहा है। चलो, वैसे इस मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए बताता नहीं हूं, है ना। जेई में बताता हूं, नीट में जरूरत नहीं होती। जेई में तो मान लो पूछ देते हैं, इसलिए बता देता हूं, मगर अब बच्चे ने कह दिया है तो बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो रोएगा धोएगा कि सर ये ऑक्सीजन कहां से आ रहा है। देखो, ये ऑक्सीजन कहां से आ रहा है, नीट में हम लोग नहीं बताते, क्योंकि नीट में इतना डीप आता नहीं है, तो फर्जी में टाइम बच्चे का क्या बर्बाद करें, है ना। मगर उस बच्चे ने कहा है तो थोड़ा सा बता देता हूं। आप में से कोई याद नहीं रखेगा, उसका डाउट बस क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। उस बच्चे का डाउट क्लियर करने के लिए देखो, ये प्लस ये माइनस ऐसे जाता है, ये यहां आता है, ठीक है, माइनस हो जाता है, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इधर आ जाता है, तो ये प्लस हो जाता है, ये जुड़ जाते हैं ऐसे। अब इसकी हाइड्रोलिसिस होती, क्यों, आप देखो यहां पे एसिडिक डाल रखा है, इसका मतलब प्रोटॉन है, एसिडिक KMnO4 ले रखा है, तो अब इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। हाइड्रोलिसिस होने पे इसको H मिल जाता है, ये ऐसे आ जाता है, फिर ये ऐसे करता है, ऐसे, ये ऐसे, ये कन्वर्ट होता है फिर इसमें ऐसे। हम लोग डायरेक्ट ये बना रहे थे, हम लोग डायरेक्ट ये बना रहे थे, बात समझ रहे हो, हम लोग डायरेक्ट ये बना रहे थे। अब ये फर्दर रिएक्शन करेगा इसी KMnO4 से, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन कहां से आते हैं देखो दिखा रहा हूं। अब फर्दर रिएक्शन करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये ऐसे बनेगा साइक्लिक,
फिर हाइड्रोलिसिस होगी, अब फिर हाइड्रोलिसिस होगी तो ये ऐसे आ गया, ये एक अलग एसिड आ गया और ये एक अलग एसिड आ गया, एक बैलेंसी फ्री होगी, दो नहीं। यहां पे, हाँ यहां पे ठीक है, यहां पर भी एक ही फ्री होगी, है ना, 4 बैलेंसी रखनी है ना, तो एक फ्री होगी, यहां पर भी एक ही फ्री होगी। अब इस मैकेनिज्म से नीट में कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, इवन जेई में भी, मेंस में नहीं बनता, एडवांस में बनता है, जेई एडवांस में इस मैकेनिज्म पर क्वेश्चन बनता है, नीट में भी नहीं बनता, इसलिए बताते नहीं है। तो प्रिंस समझ गए तुम, हाइड्रोजन आता कहां से है, हाइड्रोलिसिस होती है। मगर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा बनता ही नहीं है तो बताते चले जा रहे हैं। तो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH OH मिल गया, अब OH OH लिख लो या OO लिख लो, ये देखो, तो ये हाइड्रोजन यहां से आ रहा है, ये हाइड्रोजन यहां से आ रहा है, क्लियर है प्रिंस। अच्छा, अब देखो ओजोनोलिसिस, अब ओजोनोलिसिस में 2 हाइड्रोजन ब्रेक होते हैं, 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ओजोनोलिसिस में क्या होता है, 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं, 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं और ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन मिलता है, यही तो होता है। तो यार ये ट्रिपल बॉन्ड है, अब आपने 2 बॉन्ड ब्रेक कर दिए और ऑक्सीजन मिल गया, तो ये ऐसे आ गया, अब ये ऐसे आ गया, ये देखो। अब क्या है, देखो आपने Zn नहीं लिया है तो H2O2 बना होगा, आपने Zn नहीं लिया है तो H2O2 बनेगा, H2O2 बनेगा, ये एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा, कीटोन को थोड़ी कर पाएगा, तो एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा, ऐसा बना देगा, ये देखो। और आपने यदि Zn ले रखा है तो 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ऑक्सीजन मिलता है, अब फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपने रिड्यूसिंग एजेंट ले रखा है, तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ओजोनोलिसिस में 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं, हाँ बिल्कुल डिट्टो सेम रिपीट हो रहा है, ओजोनोलिसिस में 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं। अब 2 बॉन्ड ब्रेक किया, ये बना, मगर जब Zn नहीं लेते हो तो H2O2 बनता है जो फर्दर ऑक्सीडेशन करता है, मगर वो एल्डिहाइड को एसिड में चेंज करता है, तो ये तो एल्डिहाइड है नहीं तो इसका कुछ होगा नहीं, ये एल्डिहाइड है, एसिड में चेंज हो गया। अब जब Zn ले लेते हो तो H2O2 बनता ही नहीं है, तो बस यहीं पे रिएक्शन रुक जाती है, यहीं पे रिएक्शन रुक जाती है ना। तो आपको प्रोडक्ट देखना है कि कब कब क्या क्या बनेगा, और रिएक्शन वही है, सब कुछ वही है, कुछ अलग नहीं करना है। अब देखो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, अब कुछ अलग थोड़ा सा रिएक्शन बता देता हूं, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। देखो यदि एसिटिलीन की रिएक्शन आप Fe के साथ रेड हॉट ट्यूब पे करा दो, रेड हॉट Fe लिख दो या रेड हॉट ट्यूब, तो ये क्या होता है, साइक्लाइज कर जाता है, 3 मॉलिक्यूल आपस में साइक्लिक रीअरेंजमेंट करके बेंजीन बना देते हैं, 3 मॉलिक्यूल आपस में रीअरेंज करके बेंजीन बना देते हैं। देखो ये सिंगल बॉन्ड यहां चला गया, ठीक है, ये वाला सिंगल बॉन्ड यहां आ गया और ये वाला सिंगल बॉन्ड यहां आ गया, तो ये कैसा हो जाएगा, देखो ये डबल हो गया, ये वाला डबल हो गया, ये वाला डबल हो गया, ये देखो। अब देखो ये वाला सिंगल बॉन्ड यहां आया तो यहां सिंगल बॉन्ड लग गया, ये वाला यहां आया यहां सिंगल बॉन्ड लग गया, ये वाला यहां आया यहां सिंगल बॉन्ड लग गया, और सबके पास HS तो था ही, तो अब जरा चेक करो, ये बेंजीन बन गया, ये क्या बन गया, बेंजीन। तो एसिटिलीन की रिएक्शन यदि आप रेड हॉट ट्यूब
कॉपर से कराओगे तो क्या बनता है, बेंजीन। और 3 मॉलिक्यूल साइक्लाइज करते हैं, इसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ये देखिए, तो ये वाला तो मैंने पढ़ा दिया, ये बताओ अब इसका कैसे होगा। तो भाई 3 मॉलिक्यूल पॉलीमराइज होते हैं, आप बना लो। अब इसके साथ एमी अटैच है, फिर मॉलिक्यूल लिख लो, ठीक है। इसके साथ एमी अटैच है, फिर मॉलिक्यूल लिख लो, और ऐसे रखना कि बल्कि ग्रुप दूर दूर रहे। फिर वही काम, ये वाला यहां आ गया, ये वाला यहां आ गया, ये वाला यहां आ गया, तो क्या बना, ये कैसा हो गया, CH हो गया, ये कैसे हो गया, CH हो गया, मतलब डबल बॉन्ड हो गया, और ये भी क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। अब ये वाला यहां गया, ये वाला यहां आया, ये वाला यहां गया। अब आप इसको देखो तो क्या बन गया, बेंजीन बन गया, और अल्टरनेट CH3 आ गए। आप चाहते तो अल्टरनेट ना लगाते, मगर अल्टरनेट लगाने से स्टेबिलिटी बढ़ गई। यदि ये इधर रखते तो बल्कि ग्रुप का रिपल्सन होता है ना, तो इसलिए अल्टरनेट रखा है, जैसे बल्कि ग्रुप का रिपल्सन ना हो। ये देखो, ये देखिए ऐसे हो गया। अब मान लो आप कुछ ऐसा कर दो, देखो ध्यान दीजिए, 2 मॉलिक्यूल इसके ले लो और 1 मॉलिक्यूल इसका ले लो, तो टाइलुइन बन जाएगा। तो यही चीज टाइलुइन बन जाएगी, क्यों, एक के पास CH3 बच जाएगा ना। ये देखो, 2 इसके ले लोगे, 1 इसके ले लोगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, टाइलुइन, ठीक है। अच्छा, एक और फाइनल, इसको देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ सिलेनियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीडेशन ऑफ सिलेनियम ऑक्साइड के बारे में समझो, NCERT में नहीं है। मैं लिखता जा रहा हूं कौन NCERT में है कौन नहीं, उसको उसी तरह से पढ़ना है, उसी तरह से आपको याद रखना है। इस ऑक्सीडेशन कैसा करेगा, एज सेम एज एल्कलाइन 1% एल्कलाइन KMnO4। जैसे 1% एल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडेशन करता है, डिट्टो वही करेगा, डिट्टो वही करेगा जैसे 1% एल्कलाइन KMnO4 करता है। ये NCERT में नहीं है, तो जितने क्वेश्चन करा रहा हूं बस उतने ही मान लो, इसके अलावा आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। एक ऑक्सीजन इसको मिला, एक इसको मिला, बस फर्दर ऑक्सीडेशन होता नहीं है। एल्कलाइन KMnO4 के केस में फर्दर कहां होता है, एक इसको मिला, एक इसको मिला, फर्दर ऑक्सीडेशन होता नहीं है एल्कलाइन के केस में। एक इसको मिला, एक इसको मिला, फर्दर ऑक्सीडेशन होता नहीं है एल्कलाइन के केस में। ये देखिए, और ये NCERT में नहीं है, इसलिए आप ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा कि नहीं यार इसको हमें करना ही करना है, इसको हमें करना ही करना है, कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि NCERT में नहीं है। रेड हॉट आयरन ट्यूब होती है, हाँ, रेड हॉट आयरन ट्यूब भी लिख सकते हो, रेड हॉट आयरन ट्यूब होती है जो इसका पॉलीमराइजेशन कर देती है ना। ये देखिए, कर लोगे सब लोग, ये एल्काइन खत्म कर दिया, पूरा पूरा आपका एल्काइन खत्म कर दिया है। ये देखो सीट नंबर 41। अब देखो, कल जो है हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बताऊंगा, वैसे वो भी पढ़ा चुका हूं, मगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कल करेंगे, ठीक है। और अगली क्लास से आपका 12th का ऑर्गेनिक चालू हो जाएगा, 11th का ऑर्गेनिक कल खत्म हो जाएगा पूरा, 11th ऑर्गेनिक पूरा कल खत्म हो जाएगा। 11th के कौन कौन से चैप्टर है भाई, देखो 11 के चैप्टर आपके कौन कौन से हैं,
ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, आइसोमरिज्म, आईयूपीएसी, जीओसी, पीओसी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक, हाइड्रोकार्बन, तो ये सब पढ़ा चुका हूं। हाँ, पूरे बॉन्ड नहीं ब्रेक होंगे। देखो ओजोनोलिसिस में 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो एल्कीन में 2 ही होते हैं तो दोनों ब्रेक हो गए। एल्काइन में 3 होते हैं तो 2 ब्रेक हुए, 1 बच गया। 2 ब्रेक हुए, बच गया। बेटा पी ब्लॉक एनसीईआरटी में है, पी ब्लॉक एनसीईआरटी में क्यों नहीं है? हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी कह रहे हो, फिजिकल प्रॉपर्टी कल करा दूंगा, सही कह रहे हो। फिजिकल एल्कीन और एल्काइन की फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है, मगर कल करा दूंगा, है ना, कल करा दूंगा। हाँ, एसिडिक केमेनोफोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो। आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पी ब्लॉक एनसीईआरटी में होगा यार। चलो नई एनसीईआरटी में देख लेना एक बार, मैंने भी नई नहीं देखी है, हो सकता है इस बार कुछ नहीं आई हो। हाँ चौधरी वो भी करेंगे, परेशान ना हो, परेशान ना हो, ठीक है। 26 नवंबर को मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया, वो इसका पार्ट है, हाइड्रोकार्बन का। हेडिंग उन्होंने गलत लिखी है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोकार्बन का पार्ट है ना। नहीं नहीं, टेम्परेचर याद नहीं रखना है यार उज्जवल, टेम्परेचर याद नहीं रखना। हाँ, अब स्पीड और बढ़ जाएगी क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हमने पढ़ रखी हैं वही बार बार रिपीट होंगी। जैसे देखो एल्काइन एक ही दिन में खत्म हो गया, क्यों? सब कुछ एल्काइन एल्कीन में पढ़ा रखा था, वही लग गया। अच्छा, मैं कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट लिख रहा हूं, इसको आप कल करके आइएगा, ठीक है। बाय बाय, अपना ध्यान रखो, बाय।